दिनांक 6 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रव्यापी जनसुनवाई कार्यक्रम के आलोक में वेलफेयर सोसाइटी हॉल हाउसिंग कॉलोनी में झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सह प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता का जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेस जनों एवं लोगों ने जनसुनवाई के माध्यम से संबंधित अपने अपने क्षेत्र एवं कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित समस्याओं को लेकर लगभग सैकड़ों लोगों ने आवेदन दिया। जनसुनवाई कार्यक्रम के क्रम में मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड सरकार कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के साथ साथ अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ दिलाने का संकल्प लिया है। इसी क्रम में आज जनसुनवाई कार्यक्रम के क्रम में लगभग सैकड़ों लोगों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर आवेदन दिया है। लोगों के द्वारा प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इसका निष्पादन करने का विश्वास दिलाया। मौके पर जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने कहा कि माननीय मंत्री के द्वारा जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित कर लोगों के बीच एक बेहतर संदेश देने का काम किया है और निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रम से संगठन के प्रति लोगों का विश्वास जगा है और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से लोगों का समर्थन कांग्रेस के प्रति रहेगा और कांग्रेस पार्टी भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। मौके पर कार्यकारिणी अध्यक्ष राशिद रजा अंसारी, योगेंद्र सिंह योगी, राजेश्वर सिंह यादव, लक्ष्मण तिवारी, सतपाल सिंह बोकरा, दिनेश यादव, मनोज सिंह, पप्पू कुमार तिवारी, कुमार गौरव, नवीन सिंह, गोपाल कृष्ण चौधरी, दिनेश सिंह, विजय पासवान, राहुल राज, मनोज हाड़ी, अजय कुमार, अर्जुन भुइया, हरेंद्र शाही, इंदु अंसारी, डीएन यादव, जयप्रकाश चौहान, आनंद मोदक, मनोज सिंह, रत्नेश यादव, अनिल सिंह, सूरज वर्मा, अरविंद सैनी, श्यामल भंडारी, सुखदेव हांसदा, विकी कुमार, कमल शर्मा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। धनबाद से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी कांग्रेस नेता मन्नान मलिक के कार्यालय में मौजूद है और यहाँ पे मंत्री बन्ना गुप्ता जी पधारे हैं। लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के आए हैं और ये पीछे भीड़ देखी जा सकती है। देखते हैं कैसे कैसे लोग हैं, कौन कौन सी समस्याएं आपको सुनाने वाली है और क्या समाधान इसका निकलता है। 2024 का चुनाव के सर पे है, कहीं ये चुनावी प्रोपेगेंडा तो नहीं है। इन सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा दर्शकों को। अभी तक 100 लोग से मिल चुका हूँ और लगता है कि 100 लोगों का आवेदन और पेंडिंग है। निश्चित तौर पे कई तरह की समस्याएं हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो भू अर्जन से संबंधित हैं, कुछ समस्याएं हैं कि रेंट रसीद नहीं कट रहा है उससे भी संबंधित हैं, कुछ समस्याएं हैं पुलिस विभाग से भी संबंधित हैं, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो खनन वगैरह हो रहा है और उत्खनन में जो नियम है उन नियमों की अनदेखी की जा रही है। तो बहुत सारी समस्याएं, विस्थापन की समस्या है। कई एक समस्याओं पर अलग अलग तरीके से आम जन अपनी अपनी समस्याओं को रख रहे हैं और हम लोगों का ये दायित्व है कि हम लोग उनकी समस्या को समझकर संबंधित पदाधिकारियों को दूरभाष पे भी इसकी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं और पत्राचार भी कर रहे हैं। तो आज यहाँ जन सुनवाई का ये कार्यक्रम हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये जन सुनवाई का कार्यक्रम चल रहा है और जितने भी लोग आएंगे उसकी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समस्या दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अधिकारी ना ज़्यादा नहीं, अधिकारियों की जरूरत नहीं है ना। अधिकारियों की ये तो हमारा पार्टी का कार्यक्रम है, ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे पार्टी का कार्यक्रम है। इसीलिए मैंने कहा कि हमारे जिला अध्यक्ष का मतलब है कि पार्टी का कप्तान, जिला का कप्तान। तो जब जिले के कप्तान के नेतृत्व में हम अपनी पार्टी के दिशा निर्देश आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, प्रभारी अविनाश पांडे साहब के निर्देश पर जब कर रहे हैं, यदि ये प्रशासनिक कार्यक्रम होता तो हमारे बगल में जिला अध्यक्ष जी नहीं बैठते बल्कि उपायुक्त और उप विकास आयुक्त सीनियर एसपी साहब बैठते।
तो अभी मैं अपनी पार्टी का एक अदना कार्यकर्ता के रूप में, सरकार का एक हिस्सेदार के रूप में जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए। सर, एक सवाल और है मेरा। 5 दिन से बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से धनबाद में कई लोगों के घर टूटे हैं। इसके अलावा धैया में रानी बांध के पास में रोड की स्थिति नारकीय हो गई है। कई अन्य जगहों पे ये स्थिति है। पिछले कई दिन से लोग परेशान हैं। अभी मैंने उस विषय में नगर आयुक्त साहब से फ़ोन पर भी बातचीत किया है। वहाँ वाटर लिफ्टिंग के लिए पंप वगैरह लगाए गए हैं जो नाकाफ़ी है। मैंने उनको अभी निर्देश दिया है कि सबसे पहले वाटर लिफ्टिंग करा के जल जमाव को दूर करो, चूँकि चिकनगुनिया, डेंगू वगैरह के अभी बहुत सारे मामले आ रहे हैं। और उसी के साथ उन्होंने बताया है कि वहाँ कोई ड्रेन वगैरह का भी सिस्टम बनना है और रोड भी वहाँ जो है लो लेवल का इलाका है तो उसको ठीक दुरुस्त करना है। इसी के साथ उन्होंने ये भी हमको बताया कि कोई वहाँ पंप सेट वगैरह या पंपिंग का क्या, मैं नहीं जानता उतना, उन्होंने इस तरह की कुछ बातों को हमको बताया है। तो उसको भी हमने तुरंत संज्ञान में लिया। यदि संज्ञान में नहीं लेते तो हम आपको इतनी बात से अवगत नहीं करा पाते। तो ये बात सही है कि जल जमाव का और वहाँ दिक्कत है, उसको दूर करने के लिए प्रयास। मंत्री जी, हर साल ये समस्या बरसात में आती है और नहीं, इसीलिए मैंने कहा है, इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा है कि वहाँ कोई पंपिंग सेट की परमानेंट व्यवस्था करने की ज़रूरत है, चूँकि वो लो लाइन का इलाका है और हमेशा वहाँ जल जमाव की स्थितियाँ बनती हैं। इसलिए उसका जो है परमानेंट, तो वो तो देखिए, हम तो कोई इंजीनियर है नहीं, सिविल के इंजीनियर तो नहीं है, वो लोग इसके विशेषज्ञ हैं। तो उनसे हमने जो राय विचार किया, रायशुमारी किया, उन्होंने जो बताया वो मैंने आपको अवगत कराया। कुछ ये ड्रेनेज सिस्टम को लेकर कुछ समय सीमा दी है क्या? नहीं, मैंने उनको बोल दिया है, वो अभी शायद दिल्ली में है, तो उनको मैंने बोल दिया है कि एज सुन एज पॉसिबल इसको कर दिया जाए। इसके पहले भी आपको याद होगा कि 20 सूत्री की बैठक में भी कुछ जगह जल जमाव की बात आई थी, उसको भी मैंने थोड़ा संज्ञान में लिया था। सर, गंभीर बीमारियों के लिए जो पैसा मिलना था वो पैसा मिल नहीं रहा मरीजों को क्योंकि बैठक नहीं हुई है। नहीं, बैठक की बात नहीं है, बात है कि उसको थोड़ा विस्तार से समझने की ज़रूरत है। कल भी मैंने कैबिनेट की मीटिंग में इस बात को उठाया था और माननीय मुख्यमंत्री बड़े संवेदनशील हैं। उन्होंने 9 तारीख को स्वास्थ्य की बैठक भी रख दी है कल हमारे बोलने के बाद। तो 9 तारीख को मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बैठक होगी। उसमें मामला वो नहीं है, मामला उसमें यह है कि आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री गंभीर योजना का टाई अप किया गया है। अब जो टाई अप किया गया है उस टाई अप में कुछ तकनीकी व्यवधान है। उन तकनीकी व्यवधान को लेकर कल कैबिनेट की बैठक में भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में दिया था। मुख्यमंत्री जी ने 9 तारीख को बैठक करने का, 9 और 10 तारीख 2 दिन बैठक करने की बात कही है और उसको हम लोग जल्द ही एज सुन एज पॉसिबल हम लोग ठीक कर लेंगे। आपको याद होना चाहिए कि पहले जब होता था, तो जब मैं 2009 में विधायक बना था तो मैंने ही उस समय होता था कि केवल बीपीएल कोटा की बात होती थी। आप लोगों को याद होगा, आप लोग पुराने अनुभवी पत्रकार हैं। तो मैंने ही सबसे पहले उस पर जो है अपना एक जो है प्रश्न डाला था और उसमें मैंने कहा था कि गांव में भी गरीब हैं, शहर में भी गरीब हैं। तो गांव और शहर के गरीबों को केवल बीपीएल के कोटे से नहीं बांटा जा सकता है। इसलिए उसमें जो है आप जो है गांव शहर के जो गरीब है उसको समायोजित कीजिए। तो फिर उसमें बात हुआ था कि 1.5 लाख रुपया आय तक के लोगों को समायोजित किया जाएगा और उस समय 1.5 लाख की आय तक का समायोजित हुआ। फिर उसमें 3 लाख रुपया जो है वो उसमें मरीज को मिलता था। लेकिन जैसे ही मैं मंत्री बना तो मैंने वो 1.5 लाख को 8 लाख रुपया, आप लोगों को याद होगा कि मैंने 8 लाख आय के लोगों को भी उस गंभीर योजना से उन लोगों को समायोजित कर दिया और फिर 5 लाख रुपया तक उसको सीमा बढ़ा दिया। फिर उसके बाद उसको सरल करने के लिए पहले होता था कि किसी जिले में होता था तो सिविल सर्जन जो है कमेटी बैठा के फिर अनुशंसा करते थे, फिर डीआईसी के नेतृत्व में कमेटी होती थी, वो बैठती थी, मतलब 9 मंथ ये लोग ना राधा नाचेगी, तो इतना लंबा प्रक्रिया हो जाता था। तो उसको सरल करते हुए हम लोगों ने वो अधिकार सीधा सिविल सर्जन को दे दिया था। तो इससे बहुत हमारे साथ गुप्ता जी हैं, ये भी आज बन्ना गुप्ता के दरबार में अपना याचिका लेकर के आए हुए हैं। हम इनसे जानेंगे कि भाई क्या याचिका लेकर के आए हैं और क्या परेशानी है इनकी। जी, हमारी परेशानी ये है कि मेरा नाम अशोक गुप्ता हुआ। हमारी एक ज़मीन है गोविंदपुर मौजा में, गोसाइडी में।
जो मैं 1987 में अपने नाम और अपनी पत्नी के नाम से आधा आधा खरीदा था, और उस समय से 1987 से लेकर के अभी तक ऑनलाइन रसीद मोटेशन सब हमारे नाम से, पंजी टू सब कुछ है। हाल सर्वे में खतियान भी हमारे नाम से बना है, तारमीन भी हो गया है, हाँ। और 2024 तक का ऑनलाइन हमने रेंट रसीद भी बनवाया है। इस बीच में गोविंदपुर सीओ ने पता नहीं किस लोभ लालच में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से हमारी ज़मीन का पंजी टू और रसीद बना दिया है, और वो आदमी CNT है, और कभी भी हमारी हत्या हो सकती है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कभी भी अगर मेरे साथ कोई घटना दुर्घटना हो तो इसका डायरेक्ट जिम्मेवार CO गोविंदपुर रामजी वर्मा होंगे। उन्होंने हमारी ज़मीन को रसीद काट दिया है। मैं इसके लिए पूरे झारखंड के जितने बड़े अधिकारी पदाधिकारी हैं सभी को मैंने आवेदन दिया है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी को, DGP झारखंड को, धनबाद SP को, गोविंदपुर थाना को, उपायुक्त महोदय को, अपर समाहर्ता साहब को, हजारीबाग कमिश्नर मैडम को, सभी को मैंने आवेदन दिया है, परंतु अभी तक कहीं से कोई कार्रवाई नहीं दिख रही है। कितना जमीन था? 54 डिसमिल जमीन हमारी है। 54 डिसमिल जमीन, उसमें हमारा घर बना हुआ है। गोविंदपुर अंचल के द्वारा हमारा नक्शा पास हुआ है, और एक साइड में घर बना हुआ है, बाकी खाली ज़मीन पड़ी हुई है। हमारा उसमें बाउंड्री वाल था, गेट था, सब वो तुरी बंधु ने तोड़ा है और रामजी वर्मा ने तोड़वाया है। चलिए, इनके बयान से बहुत कुछ स्पष्ट हो गया। अब इसके बाद भी अगर CO और जितने भी प्रशासनिक विभाग हैं, अगर ये चुप्पी साधते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी बर्दाश्त हो रही है जो हमारे साथ हैं। और जानेंगे इनसे कि भाई आज यहाँ अप्रॉक्स समस्याओं को लेकर उपस्थित हुए हैं और क्या मतलब सकारात्मक कार्य भी होंगे, जैसे सुनवाई की समझ लेंगे, ये दिखाने के लिए कि 2024 का चुनाव सर पे। देखिए, ऐसा है कि रजिस्ट्रेशन अभी तक 75 के आसपास का हो चुका है, और बहुत सारे जो बाहर में इंतजार कर रहे हैं अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो मैं ये भी मिला कि लोगों के बीच में इसको लेकर बहुत उत्साह भी है, और हमारे माननीय मंत्री जी ये त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं, संबंधित अधिकारियों को फोन कर रहे हैं, साथ में उसकी चिट्ठी भी लिखी जा रही है और वो संबंधित संबंधित अधिकारियों को जाएगी। आपने कहा कि 2024 के लोकसभा के लिए तो कहीं नहीं है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा शुरू से इस तरह का कार्य करती रही है, जनता के लिए, जनता का हित के लिए, और ये पहले भी सब था, आज भी हो रहा है और कल भी। इंटरमीडिएट करीब बंद के कगार पे। हमारे VC अपना काम शुरू कर दिया है कि हम जल्दी से जल्दी उसको बंद करें और जितना इंटरमीडिएट का फंड है हम अपने पास बटोर लें, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे हम। ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि रोज हमारे कॉलेज से, हम सिंधु कॉलेज से हैं, कम से कम 10 बच्चे रोज लौट के आज भी जाते हैं। जितने गरीब बच्चे हैं, आप प्राइवेट स्कूल में या प्राइवेट कॉलेज में कैसे पढ़ेंगे बताइए आप हमको? नहीं ना पढ़ेंगे। तो स्वाभाविक है कि शिक्षा जो है, शिक्षा का स्तर इनके जैसा VC ना BBM में कभी आया था और ना ही शायद कभी आएगा। शिक्षा का स्तर जितना हो क्या सकता ये सरकार का आदेश है या आप अपने? सरकार का कोई आदेश नहीं है। सरकार का कितना लेटर निकल चुका है कि हम नहीं बंद किए हैं और न खोलने का आदेश। जब हम कितने छात्रों पर असर पड़ेगा ये? कितने छात्रों? हमारे यहाँ कम से कम 2000-3000 एडमिशन होता है। और कितने शिक्षकों की नौकरी खतरे में है? हम 40 से 45 के आसपास हमारे कॉलेज में तो हम लोग कम से कम 15 पूरा BBM की यूनिवर्सिटी कम से कम 100 टीचर हैं। यूनिवर्सिटी के लेवल पे 100 लोग प्रभावित। जी, नॉन टीचिंग मिला के ज्यादा ही हो जाएंगे। नाम बता दीजिए अपना। सभी तक महिला है, ये भी मतलब कि अपनी समस्या को लेकर के आई हैं। हम जानेंगे कि इनकी क्या समस्या है जो बन्ना गुप्ता जी सॉल्व कर सकते हैं। बोलिए मैडम। 60 बरस घर सब तोड़ रहे हैं। तोड़ रहे हैं? अपना घर था? सरकारी कैंपस में था। 70 वर्ष हम लोग वही। तो 70 वर्ष से जैसे मान लीजिए आप लोग वहाँ पे थे, तो उसका मतलब क्या कुछ रसीद या कागज वगैरह या आपको ओवरहैंड किया गया हो किसी प्रशासन? नोटिस मिला है क्या हटने के लिए? हम लोग का मांग है कि
आपकी मांग है कि कहीं व्यवस्था किया जाए रहने के लिए। सही बात है भाई, राज्य सरकार की ये दायित्व होती है किसी को बेघर ना किया जाए।